वह एक जीवंत और जोश से भरा युग था, जब पूरे हुआसिया चीन की धरती पर हर जगह विचारों की गूंजती बिजली छाई हुई थी। महल पर खड़ा राजा को प्रजा से बच्चों सा प्रेम करने की सलाह देता, कोई नदी के किनारे लेटा हुआ इस सृष्टि और अपने अस्तित्व के सह अस्तित्व पर विचार करता था, और कोई अपनी तेज जुबान के दम पर 6 राज्यों के गठबंधन को हानगू दर्रे के सामने रुकने पर मजबूर कर देता था। यह वह स्वर्णिम युग था जब सामंतों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे, विचारों की चमक भी फूट रही थी। इसने चीन की सभ्यता को रोशन किया। 100 विचारधाराओं की प्रतिस्पर्धा को समझने के लिए यह जानना होगा कि युद्धरत राज्यों की अव्यवस्था क्यों शुरू हुई। ईसा पूर्व 475 से ईसा पूर्व 211 तक की उस अवधि में राजघरानों की पुरानी वेयन गौरव कब की समाप्त हो चुकी थी। सम्राटों के आदेश न केवल विभिन्न क्षेत्रों के सामंतों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, बल्कि हर क्षेत्र के राजा भेड़ियों की तरह अपने पड़ोसी राज्यों की भूमि पर नजरें गड़ाए बैठे थे। इसी दिन वेई राज्य ने छिन राज्य की हेक्सी भूमि छीन ली। उसी दिन छिन राज्य ने फिर से छू राज्य के साथ खून खराबा कर डाला। यह एक ऐसा युग था जिसमें कमजोर का शिकार ताकतवर करता था। उस समय के सभी सामंत चिल्ला रहे थे, मुझे और शक्तिशाली बनना है, मुझे जीवित रहना है। लेकिन आखिर कैसे बदला जाए, किसी को भी इसका उत्तर नहीं पता था। अतीत के झो नियमों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता था और नई राह भी खोजी ही जा रही थी। इसलिए इसी उथल पुथल भरे युग में बदलाव की पुकार के बीच एक समूह खड़ा हुआ जिन्हें शी कहा जाता था। झो नियमों के पूरी तरह ढाने से पहले वे केवल कुलीनों के सबसे निचले स्तर पर थे। यहाँ तक कि उन्हें कुलीन भी नहीं माना जाता था और वे सिर्फ शिष्ट वर्ग के साथ रहकर ही अपना पेट भर सकते थे। लेकिन युद्ध राज्यों के काल में स्थिति बदल गई। लौह उपकरणों के प्रसार और बैल की जुताई के आगमन ने न केवल अनाज की पैदावार बढ़ाई, बल्कि कई आम लोगों को भी आखिरकार पढ़ाई का अवसर मिल गया। इसीलिए शी वर्ग अब केवल निचले स्तर के कुलीन नहीं रह गए थे। वे किसान परिवारों से निकले विद्वान भी हो सकते थे या कारीगरों में सबसे उत्कृष्ट भी। इस समूह के पास न तो जमीन थी न ही सैन्य शक्ति, लेकिन उनके पास दिमाग और विचार थे। इसीलिए वे अपनी किताबें पीठ पर लादकर विभिन्न राज्यों के बीच घूमने निकल पड़े। जो नियमों के पूरी तरह ढहने से पहले पढ़ाई करना केवल कुलीनों का विशेषाधिकार था, लेकिन कन्फ्यूशियस के प्रकट होने तक, जिन्होंने शिक्षा सबके लिए का नारा दिया, उन्होंने यह सिद्धांत रखा कि जन्म चाहे जैसा भी हो, सभी को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन कन्फ्यूशियस के विपरीत मोइज्म के मोजी और भी अधिक व्यावहारिक थे। मोजी ने न केवल अपने अनुयायियों को ज्ञान सिखाया, बल्कि उन्हें यातायात और किलेबंदी के उपकरण बनाना भी सिखाया। और कन्फ्यूशियस तथा मोइज्म के उदय के कारण निजी विद्यालय भी बारिश के बाद उगने वाले बांस की तरह धीरे धीरे प्रकट होने लगे। उसी युग से ज्ञान अब केवल कुलीनों का विशेषाधिकार नहीं रहा। साधारण लोग न केवल